नमस्कार। आज के ट्यूटोरियल में हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर्स सीखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। आज के हमारे उद्देश्य में दो चीज़ें हैं। पहला, हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर्स को एक सार्वजनिक डेटा सेट पर अप्लाई करेंगे। फिर उसी डिसीजन ट्री को विजुअलाइज करके देखेंगे। आज का हमारा जो डेटा सेट है वो ड्राई बीन्स डेटा सेट है, जो कि एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में आता है। उसमें हमें कुछ सैंपल्स दिए गए हैं और 16 फीचर्स गिवन है। तो यहाँ पे हम उन 16 फीचर्स को इस्तेमाल करके यहाँ पे जो डिफरेंट हमारे को बीन्स दी गई हैं उनको क्लासिफाई करेंगे। ये इमेज हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए रखी है, ये इमेज एक्चुअली में डेटा सेट का पार्ट नहीं है। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं इंपोर्ट पैकेजेस से। हम pandas, numpy और matplotlib को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद डेटा सेट को डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डेटा सेट डाउनलोड कर लिया और उसका हेड प्रिंट करा तो हमें पता चला कि हमारे पास हमारे जितने भी सैंपल्स है उसका एरिया, पेरीमीटर, मेजर एक्सेस की लेंथ, माइनर एक्सेस की लेंथ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और अंत में हमें उसकी क्लास मिली है। अब क्लासेस कौन सी थी एक बार देखें तो हमारे पास डेर्मोसॉन, बारबुनिया, बॉम्बे, काली, ऐसे करके 7 अलग अलग क्लासेस अवेलेबल हैं और इन्हीं का हमारे को इस्तेमाल करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, उसकी शेप प्रिंट कर ली। तो हमने देखा कि कुछ हमारे को सैंपल्स गिवन है और 17 टोटल कॉलम्स हैं, जिसमें से आखिरी जो कॉलम होगा वो हमारा टारगेट वेरिएबल होगा। इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या मिला, हमने कहा कि कोई भी नल वैल्यू हमारे किसी भी कॉलम में नहीं है। उसके अलावा कुछ कॉलम्स में हमारे पास इंट वैल्यू है, कुछ में फ्लोट वैल्यूज हैं, ज़्यादातर में बल्कि फ्लोट वैल्यूज है, और अंत में जो क्लास है वो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप है बाय डिफॉल्ट। अब आगे हमने क्या देखा कि हमने फीचर्स और प्रेडिक्शंस को किस प्रकार अलग अलग करना है वो कर लिया। उन दोनों के हेड प्रिंट कर लिए। हेड में हम जो प्रेडिक्शंस वाला हेड है उसमें हम ये देख पाए कि शुरू में हमारे को 500 की 500 जो हैं एक पर्टिकुलर क्लास से अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा ज़रूरी हो जाता है कि हम आगे चल के जब स्प्लिटिंग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम वहाँ पे जो शफलिंग है उसको भी परफॉर्म करेंगे। एक बार हमने ये भी देख लिया कि जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं उनका क्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में निकल के ये आया है कि काफ़ी ज़्यादा क्लास इम्बैलेंस है, जिसमें एक क्लास जो है बहुत ज़्यादा है, वहीं एक क्लास जो है कुछ 500 सैंपल्स ही हैं। ये हमारे टोटल डेटा सेट की बात हो रही है। अभी हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो किया ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप ईडीए जो है वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे परफॉर्म करेंगे, तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि आप ये जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है वो जब हम ईडीए करें उस समय आप इस चीज़ को देखें और आपके ट्रेनिंग डेटा से सेट में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर उसी का ही आप इन्फरेंस निकालें। तो ये एक और तरीका है। जनरली वो तरीका ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा पाया जाता है, बट यहाँ पे क्योंकि हमारे को एक बार ये भी जानना था कि हमारे को जो डेटा मिला है वो कैसा मिला है, क्या हम उस पे पूरी तरीके से रिलाय कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके सोर्स ऑफ द डेटा से नहीं मिल रही है तो आप अपने लेवल पे वो चीज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमने करी। हमने देख लिया कि भाई क्लास तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस के साथ है, कहीं पे 500 सैंपल्स ही हैं एक क्लास के, तो कहीं 3500 सैंपल्स भी दिए गए हैं। फिर हमने फीचर स्केलिंग करी। फीचर स्केलिंग में हमने स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करी और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अब हमारी जो फीचर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज हो गई हैं। उसके अलावा हमने फिर एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में 80-20 के रेशियो में
अलग अलग कर दिया है। आप चाहें तो 80-20 के अलावा कोई और रेशियो भी ले सकते हैं, और चाहें तो वैलिडेशन सेट का भी यूज़ करें, वो भी आप अपनी हैबिट में लाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, यूज़ करने की कोशिश करें, ताकि आपको मशीन लर्निंग की और ज़्यादा आदत पड़े, उसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं उसको आप करना सीखें। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम करते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेन डेटा को, उसके एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को साथ में रख लिया और यहाँ पे हमने प्रिंट करा के देख लिया। उसके बाद उसको डिस्क्राइब भी कर लिया। डिस्क्राइब में हम ये देख ही चुके हैं कि हमारा जो काउंट है वो, उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, तो सभी कॉलम्स में हमारे को बराबर वैल्यू नज़र आ रही है। उसके अलावा हमारा मीन, क्योंकि हम स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं, तो वो 0 के अराउंड ही होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 के आसपास ही रहेगी। उसके अलावा मिनिमम जो है वो -1 कुछ जा रहा है और मैक्सिमम जो है 6 जा रहा है एरिया के लिए। ऐसा ही कुछ वैल्यूज़ हमारे को अलग अलग कॉलम्स के लिए दिखाई दे रही है। कहीं पे हमारे को मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही दिख रही है, जबकि कहीं पे हमारे को 6 तक भी जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हाँ, अभी भी जो है हमारे डिफरेंट वैल्यूज़ का अलग अलग ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन है कि हाँ, सारे के सारे जितनी भी कॉलम्स हैं उसमें जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हैं वो कुछ एक रेंज के अंदर आ रही है, कोई स्पेसिफिक रेंज है उसी के अंदर आ रही है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा हम एक ये नई चीज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने हर एक फीचर के अगेंस्ट हमने एक बॉक्स प्लॉट कर दिया है, और वहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो कौन सी वैल्यूज़ पे जाकर बैठती है हर एक फीचर के लिए। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स प्लॉट हर एक फीचर के लेवल पे बना दिया है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कलर का जो हमारी एक क्लास रही होगी, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बॉम्बे क्लास है, तो ये कहीं दूर बैठी है एरिया के लिए भी। तो इसका मतलब है कि इसका एरिया जो है हमेशा ज़्यादा ही रहा है। हमने पीछे डिस्क्रिप्शन में ये बात नोट नहीं करी, पर जो एरिया है वो पिक्सल्स में गिवन है। तो आप ये ना समझे कि बीन्स इतने बड़े कैसे हो गए, ये तो डेटा हमारा रियल वर्ल्ड का है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, वो पिक्सल्स लेवल पे वो वैल्यू दी गई है। तो आप उससे अचंभे में ना आए, उसको भी कंसिडर करें कि हाँ, ये ठीक वैल्यू ही पड़ी हुई है। अब ऐसे ही हम पैरामीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर भी वही रहेगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो पेरीमीटर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी ज़्यादा ही होगा। तो हम बॉम्बे का अगर एग्जांपल लें तो ये, इसमें ज़्यादातर जितनी भी फीचर्स हैं वो ऊपर जाके कहीं हायर वैल्यू के लिए बैठी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों में तो हमने देख लिया। अब वैसे ही हम कोई और स्पेसिफिक फीचर के लिए या कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए फ्यूचर में देखना चाहते हैं, तो आगे चल के हमें लगता है कि कोई स्पेसिफिक क्लास है जो एक पर्टिकुलर फीचर से ही हमारे को समझ में आ जाएगी। तो वो पर्टिकुलर फीचर अगर हमारे को ढूंढनी है, या फ्यूचर में कोई ऐसा डेटा सेट आता है जिससे पता चल जाता है, तो हम इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी यहाँ पे अलग अलग जो क्लासेस हैं उसके बारे में आप अपने अपने गणना निकाल सकते हैं, अपने अपने इन्फरेंसेस ले सकते हैं। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज हो सकती है और अपने डेटा को, एनालिसिस को और इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हमने ले ली कि जो हमारी सॉलिडिटी क्लास थी, तो सॉलिडिटी क्लास जो है हमारे को कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लगभग सारी ही क्लासेस कुछ 97 से लेकर, या मैं कहूँ 0.97 से लेकर 0.99 पे ही बैठी हुई है। तो हमने ये माना कि भाई यहाँ पे मेरे को ज़्यादा कोई हमारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो इसको ड्रॉप करना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो हमने वो चीज़, एक स्पेसिफिक कॉलम जो है वो हटा दिया। उसके अलावा हम कोरिलेशन एनालिसिस भी करेंगे, और कोरिलेशन एनालिसिस को हमेशा की तरह हम यहाँ पे विजुअलाइज भी करेंगे। तो कुछ यहाँ पे हमारे को नज़र आ ही रहा है। अच्छा, ये बात तो तय है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो माना जा सकता है कि उसका पेरीमीटर भी ज़्यादा ही रहा होगा। शेप तो लगभग सबकी एक बराबर ही है, राजमा जैसी कुछ उसकी शेप है, बीन्स की सभी शेप जो हमने ऊपर फोटो में भी देखा। तो हम मान के चलते हैं कि हाँ,
पैरामीटर और एरिया तो रिलेटेड है ही, उसके अलावा हम ये देख पा रहे हैं कि मेजर एक्सिस भी रिलेटेड है, उसके अलावा कॉन्वेक्स एरिया भी रिलेटेड है, इक्विव डायामीटर करके एक और फीचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड पाई जा रही है आपस में, ये हायर कोरिलेशन के साथ बैठी हुई है यहाँ पे। तो इसकी भी आप एनालिसिस कर सकते हैं और इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे हमने कुछ फीचर्स को ड्रॉप भी करा है ताकि हमारा डेटा और ज़्यादा सिंपल हो जाए, आसान हो जाए हमारे मॉडल के लिए ये लर्न करना। जो कॉलम्स हमने ड्रॉप कर दिए उतनी डायमेंशन हमारी कम होती जा रही है, तो ये हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज हो जाती है, काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारे मॉडल के लिए भी। तो हमने अब देखिए हम कहाँ वो इतनी सारी फीचर्स के साथ बैठकर एक कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म कर रहे थे, उसमें हमारे को इतना सारा डेटा देखना पड़ रहा था। हमने जब बहुत सारे कॉलम्स को ड्रॉप कर दिया इस बेसिस पे कि वो कोरिलेटेड हैं, तो हमने पाया कि हमारा कोरिलेशन जो मैट्रिक्स है अब वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ड्रॉप करने के बाद हमने दोबारा कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट करा है, उसकी स्टैटिस्टिक्स भी प्रिंट करी है और उसको विजुअलाइज भी करा है, देखा भी है कि वो कैसा दिख रहा है। तो अब हमारा कुछ कोरिलेशन कम हुआ है, अब हमारे को अलग अलग तरीके की कोरिलेशन नज़र आ रही है। अब आप नेगेटिव कोरिलेशन भी इसी तरीके से एनालाइज करके उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपके लिए फिर से एक एक्सरसाइज हो सकती है कि आप और कितना मॉडल को अच्छा बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले तो डेटा को अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी हमारा मॉडल और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं हमारे मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस पे। मॉडल बिल्डिंग में क्या हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है और टेस्टिंग हो रही है। हमेशा की तरह हम यहाँ पे सबसे पहले sklearn से जो हमारा डिसीजन ट्री मॉडल है उसको उठा लेते हैं। यहाँ पे हमारी कौन सी हो रही है, क्लासिफायर, तो हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर उठाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास रिग्रेशन की कोई प्रॉब्लम होती है डिसीजन ट्री पे, तो हम डिसीजन ट्री रिग्रेसर उठा लेते हैं। तो हम यहाँ पे sklearn के डॉट ट्री जो हमारा फंक्शनैलिटीज़ हैं वहाँ पे जाके हमने वहाँ से डिसीजन ट्री क्लासिफायर को कॉल कर लिया और हमने सबसे सिंपलेस्ट मॉडल बनाया जिसमें हमने क्राइटेरिया दिया कि वो एंट्रोपी यूज़ करेगा। उसमें हमने फिट करा, उसमें हमने ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने प्रेडिक्शंस निकाली और टेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने प्रेडिक्शंस निकाली। कुछ जो हमारे रिजल्ट्स निकल के आए हैं कुछ इस प्रकार है। तो भाई हमारा F1 स्कोर जो है ट्रेन के लिए वो तो बहुत अच्छा हो गया जी, 1 हो गया, पर क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंगली ट्रेन डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग टेस्ट डेटा के लिए भी यही वैलिड है? तो हमने देखा कि टेस्ट डेटा में तो 0.89 आया है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे को जहाँ कहीं वो F1 स्कोर 1 दिख रहा था, यहाँ पे हमारे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो 0.9 के अराउंड है। तो अब ये हम कैसे देखेंगे कि एक तरीके से मान लेंगे कि ये ओवरफिटिंग हो रही है। अब इसको ठीक कैसे करना है? ओवरफिटिंग को ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ इम्प्रूवमेंट मेथड्स हैं, जिसमें से एक है कि हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लें। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में एक बहुत अच्छा हाइपर पैरामीटर जो डिसीजन ट्री के लिए हो सकता है वो है मैक्स डेप्थ। तो मैक्स डेप्थ को हमने यहाँ पे ट्राई करा कि अच्छा 8 मैक्स डेप्थ लें तो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे ट्यूटोरियल के तौर पे उसको छोटा करने के लिए कहीं कहीं पे नहीं दिखाई जाती, पर यहाँ पे भी जब हम ये ट्यूटोरियल बना रहे थे तो हमने भी बहुत सारी मैक्स डेप्थ अलग अलग लगा के देखी। यहाँ पे आपको 8 दिख रही है, हो सकता है नीचे और 2-4 आपको वेरिएशंस किसी और चीज़ की भी दिख जाए, पर अपने लेवल पे जब हम एक्चुअली डेटा साइंस या मशीन लर्निंग परफॉर्म करने जाते हैं तब हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर ये देखना पड़ता है कि भाई अगर हम शुरू करें कि भाई 4 से फिर 8 करके देखा, फिर 10 करके देखा, फिर 20 करके देखा, फिर 100 करके देखा कि भाई हमारी कितनी वैल्यू अच्छी आ रही है और कहाँ पे जो है किसके अराउंड हम जाके बैठे कि वो 3-4 वैल्यूज़ हमारी सबसे अच्छी वैल्यूज़ दे और उसी पूल में से हम कुछ निकाल के या तो हमारे रिजल्ट बनाएं या तो हम उस चीज़ के लिए, अब जैसे ट्यूटोरियल में हमें यूज़ करना था तो हमने उनमें से कुछ सेलेक्टेड में से हमने कुछ बेस्ट उठा ली। तो आप अपने लेवल पे भी ML के लिए यही चीज़ करें। ट्यूटोरियल पे आते हैं, तो ट्यूटोरियल पे हमने ये देखा कि जब हमने मैक्स डेप्थ 8 कर ली तो हमने F1 स्कोर पाया 0.94 हमारे ट्रेन के लिए और टेस्ट के लिए पाया 0.91, जो कि काफ़ी अच्छी वैल्यू है, काफ़ी इम्प्रूव्ड है, डिफरेंस जो है काफ़ी कम हुआ है हमारा। आगे चलते हैं,
हम और क्या कर सकते हैं, मैक्स डेप्थ अगर 12 कर दी तो वही हम चेंज कर करके देखते हैं। तो 12 करने पे क्या हुआ, हमारा F1 स्कोर हुआ 0.98। अरे ये तो बहुत बढ़ गया। पर वही मेरा टेस्ट का जो F1 स्कोर है 0.9 ही रहा। तो मतलब अगेन अब दोबारा से डिफरेंस बढ़ गया। तो वो चीज़ हमें नहीं लानी थी। ये फिर से हम अपने मॉडल को ओवरफिटिंग की तरफ ढकेल रहे हैं। तो उससे हम वापस लाने के लिए सबसे पहले तो मैक्स डेप्थ को दोबारा से 8 ही कर दे। वो बहुत अच्छा हमारे को, इससे तो अच्छा रिजल्ट वो दे ही रही थी। उसके अलावा हमने एक चीज़ पीछे और देखी कि हमारा क्लास इम्बैलेंस भी था। तो कहीं हमारे को 500 ही सैंपल्स थे एक क्लास के, कहीं हमारे को 3500 सैंपल्स मिल रहे थे। हमने वो प्लॉट करके भी देखा था। एक बार पीछे जाके देखते हैं, वो हमने प्लॉट किया भी था। ये हमारा क्लास डिस्ट्रीब्यूशन आया। तो हमने क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि अच्छा बहुत वेरिएशन है। अब इसको हमने अभी तक कहीं भी यूज़ नहीं किया था, तो इसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि हमने कहा कि अब मैक्स डेप्थ तो हमने देख ली, अब क्या हम कुछ और भी करें जिसकी वजह से हमारी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इम्बैलेंस है, उसका यूटिलाइजेशन हो सके, उसको हम काउंटर कर पाएँ, उसको ठीक कर पाएँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, वापस आते हैं। उसके लिए हमने क्लास वेट को बैलेंस कर दिया। अब ये एक तरीका पहले भी देख चुके हैं कि क्लास वेट्स को हम बैलेंस कर सकते हैं या उसकी एक डिक्शनरी भी दे सकते हैं कि हमें किस क्लास को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो यहाँ पे बैलेंस का मतलब ये हुआ कि जिसके सैंपल्स कम हैं उसको उठाओ और जिसके सैंपल्स बहुत ज़्यादा हैं उसको उठाओ, और दोनों के बीच में वेट्स की वजह से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। जिसके सैंपल्स कम है उसकी वेटेज ज़्यादा हो जाएगी, जिसके सैंपल ज़्यादा उसमें हर एक सैंपल की वेटेज कम हो जाएगी। तो ऑन एन एवरेज दोनों की वेटेज हम बराबर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। वही बैलेंस वाला करा। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा F1 स्कोर जो है दोनों के लिए कम हो गया। अब हमारा F1 स्कोर ट्रेन के लिए हो गया 0.92 और टेस्ट के लिए हो गया हमारा 0.9। अब ये तो पहले वाले से तो कम हो गया, लेकिन हमारा यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो उतना ही रहा जितना डिफरेंस हमारे को पहले दिख रहा था। अगर हम ध्यान से देखें तो मॉडल 1 जो हमने बनाया जो कि मैक्स डेप्थ 8 के साथ था, और मॉडल 3 जो हमने अभी बनाया, दोनों में मैक्स डेप्थ सेम रही। डिफरेंस क्या था कि वहाँ पे जो वेट्स थे वो हमने क्लास वेट्स कहीं पे बैलेंस नहीं किए थे, जबकि मॉडल 3 में हम क्लास वेट्स को बैलेंस कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो रिजल्ट निकल के आया है वो थोड़ा कम आया है। लेकिन यहाँ पे हम ये बात भी जाने कि हमने यहाँ पे कौन सा मॉडल प्रेफर करना है। वो मॉडल प्रेफर करना है जो आगे चल के हमारे पास जब और डेटा आए तो उसके लिए भी उस चीज़ पे खरा उतरे। तो उसके लिए हमारे को मोर जनरलाइजेबिलिटी की तरफ जाना है। तो हमारे को ज़्यादा जनरलाइज्ड मॉडल बनाना है, जबकि हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो मॉडल 3 है वो भले ही थोड़ा कम हो, 90 F1 या जिसको कहें 0.9 F1 स्कोर जो है वो भले ही थोड़ा कम है 0.91 से, पर वहीं पर हम ये भी देखें कि 0.9 इतना बुरा स्कोर भी नहीं है। हो सकता है आगे चल के हम इसको और भी इम्प्रूव कर पाएं, लेकिन वहीं हम इसको ओवरफिटिंग की तरफ या इसको एक तरीके से जनरलाइज कम करके ना देखें कि हमने ट्रेनिंग डेटा वही रखेंगे और वही पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कभी कि भाई हमारी एक क्लास दूसरी क्लास और बढ़ गई और वहीं एक क्लास जो थी वो कम होती गई। तो ऐसे इस चीज़ को भी हमें अवॉइड करना है। इसलिए हम जो अभी हमने लेटेस्ट मॉडल बनाया मॉडल 3, उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। प्रूनिंग भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे प्रूनिंग का मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, पर आप अपने लेवल पे प्रूनिंग को भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे CCP अल्फा का यहाँ पे यूज़ होता है, उसको आप सेट करते हैं तो ये प्रूनिंग परफॉर्म करना शुरू करता है। अभी तक जो था यहाँ पे कोई भी प्रूनिंग परफॉर्म नहीं हो रही थी डिसीजन ट्रीज पे। तो प्रूनिंग करने के बाद जो अभी एक वैल्यू पे हमने 0.1 पे देखी, तो वहाँ पे हमारा F1 स्कोर है काफ़ी गिर गया है। ट्रेन के लिए 0.84 हो गया है, इनफैक्ट 843 हो चुका है, और टेस्ट के लिए 0.84 हो गया। ये बल्कि ज़्यादा जनरलाइज्ड है, बट यहाँ पे हम ये भी देखें कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी गिर चुकी है। वो हमारी 0.9 से सीधा 0.84 पे आ चुकी है। तो हमें ये भी नहीं चाहिए। तो हम प्रूनिंग भी वैसी परफॉर्म करेंगे जहाँ पे हमारे को स्कोर जो है वो और बड़ा मिले। अगर 0.9 नहीं टच हो सकता तो एटलीस्ट 0.89 करे।
तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे हमारे को कुछ ठोस डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हमारे को सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या बेटर है, हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, उस बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। यहाँ पे मेरा जो डिसीजन था वो ये था कि हम अभी भी यही चाहेंगे कि हमारा मॉडल अच्छा पहले तो F1 स्कोर दे, तो इसलिए हमने मॉडल 3 को ही माना कि हमारा बेस्ट मॉडल अभी तक का निकल के आया। उसी को हमने लिया और उसका हमारा ट्रेन F1 को निकल के आया 0.92 और टेस्ट F1 को निकल के आया 0.9। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ हम देखने वाले हैं। इसमें मज़ेदार चीज़ ये होती है कि डिसीजन ट्री को हम विजुअलाइज करके भी देख सकते हैं। हम देखेंगे कि वो दिखता कैसा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है। अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये ड्राई बीन्स डिसीजन ट्री करके एक पीडीएफ फाइल जो है वो जनरेट कर देगा और आपको ये फाइल्स फोल्डर में मिल जाएगी। आप यहाँ से डाउनलोड करिए इसको और उसके बाद आपको कुछ ऐसी फिगर मिल जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि ये काफी कॉम्प्लेक्स डिसीजन ट्री है। अब यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक में देखें तो आप, क्योंकि मैक्सिमम डेप्थ आपने 8 की रखी थी तो वो वही रही। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा जूम करके देखूं, ये सारे डिसीजंस हो रहे हैं। एंट्रोपी ही रखी थी तो भाई एंट्रोपी इतनी है, शेप फैक्टर ये है, सैंपल्स इतने हैं, वैल्यूज ये हैं। तो ये डिटेल में जब आप पैरामीटर्स उसके निकालने लगेंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। भाई यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें हैं तो भाई हमारी क्लास जो होगी वो काली होगी। उसके अलावा हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे। आप इसको और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। sklearn के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। वो आपके लिए एक एक्सरसाइज भी हो सकती है कि आप जानें कि हर एक नोड पे चल क्या रहा है। वो आप इसको डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हैं। ये पूरा हमारा डिसीजन ट्री कुछ ऐसा दिख रहा है। आप चाहें तो एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम, एक सिंपलर प्रॉब्लम का भी डिसीजन ट्री निकाल के देखें और उसके बेसिस पे आप एनालाइज करें कि अगर मैं वो हाथ से सॉल्व करता और अभी मैंने जो ये कंप्यूटर से सॉल्व करा है उसमें क्या डिफरेंस निकल के आया, उससे वो भी आपके लिए एक्सरसाइज होगी। तो आज हमने क्या किया, हमने एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर बनाया जिसमें हमारा जो ड्राई बीन्स डेटा सेट था उसका ट्रेन F1 स्कोर 0.928 निकल के आया और टेस्ट F1 स्कोर 0.9 निकल के आया। वहीं हमने आपको यहाँ पे एक ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज भी दी है। यहाँ पे भी आपको डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन करना है। यहाँ पे आपको एक बैंक का डेटा दिया गया है जहाँ पे आप ये क्लासिफाई करेंगे कि आपका जो कस्टमर है वो बैंक की टर्म डिपॉजिट पॉलिसी लेगा या नहीं लेगा। इसके बेसिस पे आपको कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, उनका यूज़ करें। सोर्स भी दिया गया है। इस डेटा सेट के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं, इस पे क्लिक करके जान सकते हैं। ये हमने आपको प्रिंट करके भी दिया है। तो अंततः हमने आज सारांश में क्या करा, हमने एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर को लगाया एक सार्वजनिक डेटा सेट पे। उसके अलावा हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी करी। हमारी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में मैक्स डेप्थ हमारे बहुत काम आई। उसके अलावा हमने प्रूनिंग को भी जाना, थोड़ा सा देखा कि उसको कैसे करते हैं, और उसके अलावा हमने डिसीजन ट्री को विजुअलाइज करके भी देखा। यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है। धन्यवाद।